जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चन, 50 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन रहेंगे यहाँ, जो कि आपके फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके बीआरसी के एग्जाम, इसी के साथ साथ एनपीसीएल, आगे आपने जितनी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपके रिक्रूटमेंट आते हैं उन सारे एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप पूरे पेशेंस के साथ क्लास को बना के रखिएगा, पूरी देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इंजीनियर के स्टील रूल की पाठन यथार्थता कितनी होती है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें, रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ इंजीनियरिंग स्टील रूल। तो देखिए, इंजीनियरिंग स्टील रूल की आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.5 या 1/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला गया है, लिस्ट काउंट ऑफ कॉमन वर्नियर कैलिपर्स। साधारण वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है। ऑप्शन है 0.1, 0.02, 0.01 या 0.05। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, साधारण वर्नियर कैलिपर्स। क्यों कहा गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्नियर कैलिपर्स रहता है इसमें जो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं, इसके अनुसार इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। तो साधारण वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक आपका होता है 0.02, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, बड़े व्यास के बहुछिद्रन प्रवेदन ड्रिलिंग के लिए एक प्रवेदन मशीन का चुनाव करें। क्या बोला इसमें, चूज अ ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल्स ऑफ लार्ज डायमीटर। मतलब आपको बहुत सारे होल करना है और इसी के साथ में लार्ज डायमीटर में होल करना है, तो कौन सी मशीन यहाँ पर, कौन सी ड्रिलिंग मशीन यूज करेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन या कॉलम ड्रिलिंग मशीन या रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो कौन सी ड्रिलिंग मशीन होगी। देखिए, आपने देखा होगा वर्कशॉप में एक मशीन रहती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन की हम बात करें तो इसका जो आर्म होता है यह क्या होता है, 360 डिग्री में रोटेट कर सकता है। 360 डिग्री घुमाकर इसको कहीं पर भी ड्रिलिंग प्रक्रिया की जा सकती है। और साथ ही साथ इसका जो स्पिंडल होता है, इसमें जो ड्रिल माउंट किया जाता है तो इसमें काफी बड़े आकार के ड्रिल को भी माउंट किया जा सकता है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी टेस्ट सीरीज आदि लेके आऊँ। अगला क्वेश्चन है, लोह अयस्क के प्रगलन से की प्राप्ति होती है। अब बॉय स्मोल्टिंग आयरन और इट। देखिए, हम आयरन ओर को जब स्मेल्टिंग करते हैं, किसमें करते हैं, वात्या भट्टी में करते हैं। ध्यान में रखिएगा, वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन ओर को स्मेल्ट किया जाता है। और वात्या भट्टी में कौन से आयरन का निर्माण होता है, तो उसमें होता है पिग आयरन का निर्माण। कौन से आयरन का होता है, पिग आयरन का होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, कच्चा लोहा या पिग आयरन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि आपका जो कास्ट आयरन होता है इसको किस भट्टी में या कौन से फर्नेस में तैयार किया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, मृदुलता प्राप्त करने, मशीनिंग योग्यता में उन्नता प्राप्त करने, तन्यता बढ़ाने और आंतरिक प्रतिबल से मुक्त होने तथा रेणु आयाम का परिष्करण करने के लिए उपयुक्त इस्पात के उष्मा उपचार को क्या कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील ऑप्टेन सॉफ्टनेस। क्या बोला इसमें, नंबर एक ऑप्टेन सॉफ्टनेस, मतलब कि सॉफ्टनेस भी बढ़ाना है। इंप्रूव मशीनेबिलिटी, इसी के साथ साथ इंक्रीज डक्टिलिटी टू रिलीव इंटरनल स्टेज एंड टू रिफाइन द ग्रेन साइज। इस यहाँ पर आपको 4 से 5 ऑप्शन बताए गए हैं, मतलब 4 से 5 प्रक्रिया है जो आपको आयरन में करना है। तो आपको यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा यह सभी किया जा सकता है। ऑप्शन है एनीलिंग, बी ऑप्शन है टेम्परिंग, सी ऑप्शन है नाइट्राइडिंग और डी ऑप्शन है यहाँ पे हार्डनिंग। तो बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें यह सारी प्रोसेस की जा सकती है। तो देखिए, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एनीलिंग करेक्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला है, रिफाइन द ग्रेन साइज और इंप्रूव मशीनेबिलिटी, इसी के साथ ऑप्टेन सॉफ्टनेस, सभी कुछ को करना है। तो यहाँ पर टेम्परिंग भी नहीं होगा, हार्डनिंग भी नहीं होगा, नाइट्राइडिंग भी नहीं होगा। क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या बोला इसमें, कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा जाता है, ऐसी क्वेश्चन आपको बार के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग के वाइज का आयाम द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। द साइज ऑफ इंजीनियरिंग वाइज ऑफ स्पेसिफाइड बाय। तो किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यह निर्दिष्ट किया जाता है विड्थ ऑफ जा, हनुजा की चौड़ाई।
विड्थ तो आप जा के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्क्राइबर किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन है ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात या जंग रोधी इस्पात। तो जो आपके स्क्राइबर होते हैं ये क्या है, एक मार्किंग टूल है और यह बना होता है हाई कार्बन स्टील का। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि पृष्ठीय प्रमापी सरफेस गेज इज अ, सरफेस गेज आपने देखा होगा, सरफेस गेज में क्या होता है, स्क्राइबर लगा होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो लेथ मशीन पर जब भी आप जॉब को ट्रू करते हो तब सरफेस गेज का यूज करते हो। इसी के साथ में इसमें दो गाइड पिनें लगी होती है जिसके साथ आप समानांतर पैरेलल लाइन खींचने में उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि सरफेस गेज क्या है, क्या यह मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, ड्रिलिंग टूल है या क्लैंपिंग टूल है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सरफेस गेज का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मार्किंग टूल है। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या होता है, स्क्राइबर लगा होता है जिसके द्वारा हम इसको मार्किंग क्रिया आदि कर सकते हैं। यहाँ पर कटिंग भी नहीं कर सकते, ड्रिलिंग भी नहीं कर सकते, क्लैंपिंग भी नहीं कर सकते। सरफेस गेज का एक और नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरफेस गेज का जो दूसरा नाम है उसको क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मृदु इस्पात का विशिष्ट घनत्व क्या होता है, स्पेशल ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कितनी होती है, क्या 5 होती है, 2.7 होती है, 7.8 होती है, 1 होती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका 7.8। क्या आ जाएगा, 7.8 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, कास्ट, रबर, चमड़ा आदि को रेतने के लिए उपयुक्त फाइल है। ऑप्शन है बास्टर्ड फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला गया, आप ध्यान से देखिए। वुड मतलब कि लकड़ी, रबर, लेदर मतलब चमड़ा, इनको रेतने के लिए या इनकी फाइलिंग के लिए जो फाइल यूज की जाती है वह आ जाएंगे आपकी रास्प कट फाइल। कौन सी, रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल की बात करें तो इसके जो टिथ होते हैं यह ट्रायंगुलर शेप में बने होते हैं और रास्प कट फाइल एक ऐसी फाइल है जो ओनली आपकी हाफ राउंड शेप में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, हाफ राउंड शेप में पाई जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, रास्प कट फाइल आ जाएगा। बात करें हम यहाँ पर कि अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम की अगर आपको फाइलिंग करनी हो तो कौन सी फाइल यूज करेंगे, तो वहां पर करेंगे हम सिंगल कट फाइल। कौन सी फाइल का, सिंगल कट फाइल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया है, यदि एक पेज को M12 इंटू 1.25 में अभिनीत किया गया है तो 1.25 अभिनीत करता है। इफ अ थ्रेड डेजिग्नेट एज M12 इंटू 1.25, 1.25 डेजिग्नेट द 1.25 किसको अभिनीत करता है, क्या होता है यह, तो यह होती है आपकी पिच ऑफ द थ्रेड। थ्रेड की पिच यहाँ पर आपको दर्शाई जाती है। देखिए थ्रेड में अगर आपको थ्रेड ऐसी लिख दी गई हो कि M12 तो ये हो जाती है आपकी कोर्स थ्रेड। कौन सी हो जाती है आपकी, कोर्स थ्रेड हो जाती है। और यहीं पे अगर आपको M12 इंटू यहाँ पर पिच भी दी हो तो यह कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी फाइन थ्रेड। तो ध्यान में रखिएगा, कोर्स थ्रेड और फाइन थ्रेड को पहचानने के लिए भी क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रकार की थ्रेड है, कोर्स थ्रेड है या फाइन थ्रेड है, तो वहां पर आपको यह चीज काम में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो मैंने आपको बताया लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर शेयर जरूर कीजिएगा। मेटिंग पार्ट के बीच अंतराल की जांच के लिए उपयुक्त यंत्र क्या है। अ नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द चेकिंग द गैप बिटवीन मेंटेन पार्ट। ऑप्शन है आपके रेडियस गेज, बी ऑप्शन है आपका फीलर गेज, सी ऑप्शन है आपका फ्लैट गेज, डी ऑप्शन है आपका ड्रिल गेज। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, दो मेटिंग पार्ट के बीच गैप चेक करने की, तो वहां पर हम यूज करते हैं फीलर गेज का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आप एक सीरियस वे में तैयारी कर रहे हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका ट्रेड फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट है तो हमने यहाँ पर 1000 क्वेश्चन की ई बुक लॉन्च की गई है। यह ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो हम बात करें इस ई बुक की, इसमें खास क्या है, सभी कोचिंगें तो लॉन्च करती है, इसमें खास क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो 1000 क्वेश्चन है यह ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको ALP के एग्जाम में, इसी के साथ साथ आपका बार्क, NPCIL, NFC, DRDO, इन जो आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आती है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें इंक्लूड किए गए। क्वेश्चनों की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसी के साथ में इसके आंसर भी नीचे मेंशन किए गए, तो आप इसको एक टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हो या आप इन क्वेश्चनों की ही प्रैक्टिस करते हो तो आपका जितना भी टेक्निकल एक नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। आप जितने भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी बार की वैकेंसी है, NPCIL के, MP मेट्रो की है, विभिन्न स्टेट की ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है, उसके लिए यह बुक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर हम बात करें इनमें क्वेश्चनों के लेवल की, तो देखिए इसमें नॉर्मली क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं, अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आप फीटर टर्नर या मशीनिस्ट से बिलोंग करते हो तो आप यह बुक ले सकते हो। इसका प्राइस ओनली 99 रुपीज़ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक नहीं मिलती है तो आप नंबर पर SMS कर दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको व्हाट्सएप के जरिए भी आप इसको परचेज कर पाओगे। साथ में अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बार्क, NPCL आदि की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी एग्जाम की जिसमें आपको साइंस पूछा जाता है आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आपके लिए हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टोटल 3000 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर एक ई बुक इसके लिए भी बनाई है और इसका प्राइस भी ओनली 40 रुपीज़ रखा गया है। तो अगर आप चाहते हो कि 2023-24 में आपकी जॉब कंफर्म हो जाए, उसमें आपका साइंस का लेवल और टेक्निकल का लेवल एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए, तो उसके लिए बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसका प्राइस इतना कम रखा गया है कि हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी एक बेहतर हो, अच्छे से अच्छे एग्जाम को भी आप क्वालिफाई कर पाए, तो अगर आप यह बुक लेना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या तो फिर आप इस नंबर पर SMS कर सकते हो। सर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। एक छिद्र के विवर्धन एवं परिसज्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पूछा गया इसमें? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। एक छिद्र की विवर्धन मतलब कि द प्रोसेस ऑफ इनलार्ज एंड फिनिश्ड अ होल इज नाउ इज। होल को इनलार्ज तो करना ही है, इसी के साथ साथ इसको फिनिश भी करना है। कौन सी प्रक्रिया होगी यह? क्या काउंटर बोरिंग से करेंगे, काउंटर सिंकिंग से करेंगे, रीमिंग से करेंगे या स्पॉट फेसिंग से करेंगे? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठहर के समझिएगा। इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा वह रीमिंग, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि इनलार्ज भी करना है और इसी के साथ साथ फिनिश भी करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया है काउंटर बोरिंग। तो काउंटर बोरिंग का यूज किया जाता है सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान प्रदान करने के लिए या सॉकेट हेड स्क्रू को बैठाने के लिए। अगला है यहाँ पर काउंटर सिंकिंग। तो काउंटर सिंकिंग के बारे में अधिकतर क्वेश्चन बनता है कि यह कैसी प्रक्रिया है। तो देखिए, जो काउंटर सिंकिंग होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। इसमें क्या किया जाता है कि सिरे को, ड्रिल किए हुए भाग के सिरे को बेवल्ड किया जाता है और इनलार्ज किया जाता है, मतलब यहाँ पर बेवल्ड बना दिया जाएगा। रीमिंग क्या है? तो रीमिंग हमने डिस्कस की, रीमर द्वारा की जाती है जिससे कि पार्ट को एक एक्यूरेट साइज में बनाया जा सके और फिनिश किया जा सके। स्पॉट फिनिशिंग क्या है? मान लीजिए यहाँ पर किसी नट को फिट करना है, तो यहाँ पर जो सरफेस होती है इसको प्लेन बनाना, यही होती है आपकी स्पॉट फिनिशिंग। तो ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में अधिकतर आपको क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बॉल पिन हैमर का उपयोग सामान्यतः के लिए किया जाता है और बॉल पिन हैमर इज जनरली यूज। तो देखिए, जो बॉल पिन हैमर होता है इसका यूज कहाँ किया जाएगा? क्या वेंडिंग के लिए, रिवेटिंग के लिए, बेंडिंग के लिए या रिमूविंग नेल्स के लिए? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉल पिन हैमर की। बॉल पिन हैमर का यूज किया जाता है रिवेटिंग के लिए। किस लिए किया जाता है? रिवेटिंग के लिए। अब बात करें हम यहाँ पर कील निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो क्ला हैमर जो होता है आपका, इसका यूज किया जाता है कील निकालने के लिए। इसी की बात करें बेंडिंग के लिए तो इसमें नहीं होगा, और यहाँ पर क्या दिया है? वेडजिंग दिया है, जिसके लिए भी हैमर का यूज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? रिवेटिंग आ जाएगा, और यह हो जाएगा बॉल पिन हैमर से। बॉल पिन हैमर का मुख्य कार्य होता है शेप बनाने के लिए, जो हम अधिकतर किस लिए यूज करते हैं? रिवेटिंग आदि में करते हैं। फीटर का फेवरेट हैमर भी बॉल पिन हैमर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रवेदित छिद्र के अंत्य भागों में प्रवर्णन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ड्रिलिंग होल इज नाउ यूज। अभी हमने डिस्कस किया था, क्या कहते हैं? काउंटर सिंकिंग कहते हैं। काउंटर सिंकिंग कैसी होती है? ड्रिल किए हुए पार्ट को यहाँ से बेवल्ड करना, यही होती है आपकी काउंटर सिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक प्रवेदित छिद्र के अग्र पर बोल्ट हेड के लिए सपाट शीट उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये भी हमने डिस्कस किया था, क्या कहलाती है? सपाट सतह उत्पन्न करना कहलाती है आपकी स्पॉट फेसिंग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही औजार से प्रवेधन एवं काउंटर सिंकिंग से प्रयुक्त प्रचालन को क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। द कॉम्बाइंड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग विथ वन टूल इज नाउ यूज्ड। एक ही ऑपरेशन को आपसे ड्रिलिंग भी करने का बोला है और काउंटर सिंकिंग भी करने का बोला है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन है आप जिससे आप यह दोनों ऑपरेशन कर सकते हो? तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका सेंट्रल ड्रिलिंग। क्या होता है? सेंट्रल ड्रिलिंग होता है आपका। जो सेंट्रल ड्रिल है वो कुछ इस टाइप का रहेगा, और इसमें क्या होता है, यहाँ से आपकी ड्रिलिंग भी हो जाएगी और उसी के साथ से बेवल्ड भी हो जाएगी सरफेस, तो वो क्या हो जाएगा आपका? काउंटर सिंकिंग भी हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा केंद्र प्रवेधन या सेंट्रल ड्रिलिंग। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से राइट हो रहे हैं।
नेक्स्ट है प्राकृतिक अपघर्षक का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एब्रेसिव। तो देखिए नेचुरल एब्रेसिव का क्या उदाहरण है, सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, कोरंडम या कैल्शियम कार्बाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमको प्राकृतिक बोला गया, नेचुरली बोला गया, तो हीरा, एमरी और कोरंडम यह नेचुरल एब्रेसिव होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये क्या होते हैं आपके आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब कि कृत्रिम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गैस वेल्डन नोजल से बने होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि यह क्वेश्चन आप अधिकतर रॉन्ग करके आ सकते हो, क्योंकि आपको बुक में अलग अलग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गैस वेल्डिंग नोजल आर मेड ऑफ। गैस वेल्डिंग नोजल किस के बने होते हैं? ऑप्शन है एल्यूमिनियम के, बी है स्टील का, सी है कॉपर का और डी है ब्रास का। तो देखिए यहाँ पर जो गैस वेल्डिंग का नोजल होता है वह बना होता है आपका कॉपर और पीतल से, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका कॉपर। क्यों आएगा, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी यहाँ पर किसको मिलेगी, कॉपर को मिलेगी, तो कॉपर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु इस्पात का गलनांक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का गलनांक कितना होता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर लगभग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, लेथ बेड सामान्यतः से बने होते हैं, लेथ बेड आर यूजुअली मेड ऑफ। तो लेथ बेड हमारे बने होते हैं कास्ट आयरन के, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सघन ग्रेड ढलवा लोहा या कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, पूर्ण केंद्र डेड सेंटर वह लेथ केंद्र है जो में स्थित होता है। तो डेड सेंटर हमेशा याद रखिएगा, आपके टेल स्टॉक में जो भी सेंटर लगाया जाएगा डेड सेंटर होता है। लाइव सेंटर किसे कहते हैं, जिसको हम हेड स्टॉक में लगाते हैं, और कैरिज में, सेडल में कोई भी सेंटर यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, समझिएगा इसको। देयर आर ग्रेड ऑफ फाइल रिकमेंडेड बाय अ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फाइलों के निम्नलिखित ग्रेडों की संतुति की गई है। यहाँ पर बताया गया है रफ, सेकेंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ। सेकेंड ऑप्शन है आपका रफ, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ। आपको यहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज करना है। थर्ड ऑप्शन है आपका बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ, और फोर्थ ऑप्शन है आपका बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ। तो देखिए ग्रेड के अनुसार जो आपकी फाइलें होती है वो कैसी होती है, एक होती है आपकी रफ फाइल, एक होती है बास्टर्ड फाइल, तीसरी होती है सेकेंड कट, फिर होती है स्मूथ, और फिर होती है आपकी डेड स्मूथ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से साक्ष्य अंकन करने के लिए उपयुक्त पंचिंग का चयन कीजिए। क्या बोला इसमें, सेलेक्ट द पंच यूज ऑफ मार्किंग विटनेस मार्क ऑफ द फॉलोइंग। देखिए विटनेस मार्किंग साक्ष्य चिन्ह के लिए जो यूज किया जाता है वह होता है आपका 30 डिग्री प्रिक पंच, इसी को हम कहते हैं डार्ट पंच। क्या कहते हैं, डार्ट पंच कहते हैं। आपने अधिकतर बुक में देखा होगा, जो प्रिक पंच का दिया रहता एंगल वो 30 डिग्री, डॉट पंच का दिया रहता 60 डिग्री, सेंटर पंच का दिया रहता 90 डिग्री। आप अगर नीमी की बुक पढ़ी होगी या कई एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी यह देखने को मिल जाएगा कि डॉट पंच को यहाँ पर ऐसे भी दर्शाया जाता है, डॉट पंच 60 से 90 डिग्री। तो आपने यह भी देखा होगा, तो यहाँ पे वही हमको पूछा गया है, सॉरी डॉट पंच 60 से 90 डिग्री, और प्रिक पंच जो होता है इसको दर्शाया जाता है 30 से 60 डिग्री, मतलब यहाँ तक हो सकता है, लेकिन अधिकतर हमको एग्जिट आंसर 60 डिग्री का डॉट पंच ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आएगा 60 डिग्री का पंच, जिसको हम साक्ष्य चिन्ह के लिए यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर समझिएगा, तिर्यक कटाव छेनी क्रॉस कट चीजल का उपयोग के लिए होता है। क्रॉस कट चीजल आर यूज फॉर, किसके लिए होता है, बड़े समतल पृष्ठ पर काम करने के लिए, अधिक ढालन धातु के चिपिंग के लिए, अधिक वेल्ड जॉइंट के तस्कन करने के लिए, या मूल वे की वे का कर्तन करने के लिए। तो देखिए जो आपकी क्रॉस कट चीजल होती है इसका यूज किया जाता है मेन की वे काटने के लिए। इसी प्रकार एक होती है आपकी डायमंड पॉइंट चीजल, कौन सी होती है आपकी डायमंड पॉइंट चीजल होती है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, समकोण में धातु को यहाँ से निकालने के लिए। एक होती है आपकी फ्लैट चीजल, तो फ्लैट चीजल का यूज कहाँ किया जाता है, नॉर्मल चिपिंग आदि प्रक्रिया करने के लिए। एक होती है आपकी राउंड चीजल, इसका यूज किया जाता है गर्म जॉबों पे। राउंड चीजल के बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि यह किस प्रकार की चीजल है, तो राउंड चीजल जो है ध्यान में रखिएगा, जो राउंड चीजल आपकी होती है यह होती है आपकी हॉट सेट चीजल। कैसी होती है आपकी, हॉट सेट चीजल होती है राउंड चीजल। ये भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
इसमें पूछा गया है तनु ट्यूब के कर्तन हेतु हेक्साब्लेड की अति उपयुक्त पिच क्या है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ हेक्साब्लेड ऑफ कटिंग थीन ट्यूब। तो थीन ट्यूब के लिए हम यूज करेंगे फाइन थ्रेड की ब्लेड का। फाइन थ्रेड की ब्लेड हो जाएगी आपकी 0.8 वाली हेक्साब्लेड। देखिए हेक्साब्लेड की टिथ के अनुसार यहाँ पर इसकी सेटिंग के अनुसार ब्लेड होती है, जैसे एक होती है आपकी 1.4, एक होती है 1 mm, एक होती है आपकी 0.8 mm की। तो यह 3 प्रकार की होती है, कोर्स, मीडियम, फाइन। 3 प्रकार की ब्लेडें होती हैं। पतली ट्यूब को काटने के लिए हम यूज़ करते हैं 0.8 वाला, यह आ जाती है फाइन टिप की। और यहाँ पर यूज़ करते हैं जो सॉलिड मटेरियल होता है ब्रास आदि का, इसको काटने के लिए 1.4 का ध्यान में रखिएगा, या 1.2 का। यह भी क्वेश्चन आपको अधिकतर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है खालिस्तान के जरिए ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक आसंजित किया जाता है। ड्रिल चक आर फिटेड ऑन ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ। किसके द्वारा किया जाता है? आर्बर के द्वारा, ड्रिफ्ट के द्वारा, नर्लिंग रिंग के द्वारा, या पिनियन और की के द्वारा। यहाँ पर बात की गई है हमारी ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल चक की। किसकी बात की गई है? ड्रिल चक की। तो ड्रिल चक हम आर्बर द्वारा फिट करते हैं, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा फिट किया जाता है ड्रिल चक को? आर्बर के द्वारा। नेक्स्ट है और ड्रिल डिप्ट यूज। एक ड्रिल डिप्ट क्या बोला इसमें? एक ड्रिफ्ट के लिए उपयुक्त उत्तर होता है। क्या होता है? क्या मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए यूज किया जाता है ड्रिल डिप्ट का, या एक ड्रिल बिट के स्थानांतर के लिए पंचिंग, मतलब कि पंचिंग ऑफ लोकेशन ऑफ ड्रिल बिट। सी ऑप्शन दिया है कटिंग थीन शीट ऑफ मेटल। डी ऑप्शन दिया है रिमूविंग अ ब्रोकन ड्रिल ऑफ द वर्क, मतलब टूटे हुए ड्रिल को निकालने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम अ मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए ड्रिल डिप्ट का यूज किया जाता है। ड्रिल डिप्ट कुछ नहीं है, एक ऐसी पट्टी है आपकी जिसको कि आप ड्रिल, एक सॉकेट बना होता है स्पिंडल में, वहां पर ठोककर ड्रिल को बाहर निकालते हो, इसी को कहते हैं हम ड्रिल डिप्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या बोला है? कोनों के यथार्थ मापन के लिए उपयुक्त यंत्र है। क्या है कोनों के यथार्थ मापन के लिए? क्या वर्नियर कैलिपर से इसकी मेजरमेंट किया जा सकता है एंगल का, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से, माइक्रोमीटर से, या कॉम्बिनेशन सेट से? तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर यथार्थ मापन की बात की है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आ जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात करें तो इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट का। ध्यान में रखिएगा यह एक प्रिसीजन मेजरिंग टूल है। इसी की बात करें हम साइन बार की, तो साइन बार का जो लिस्ट काउंट होता है 1 मिनट का होता है, लेकिन यह प्रिसीजन मटेरियल मतलब कि प्रिसीजन टूल नहीं है। तो अधिकतर क्वेश्चन बनता है आपको कहाँ से? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से। क्यों बनता है? क्योंकि यह एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसकी बात की जाए आपकी इसकी एक्यूरेसी की, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी होती है आपकी 5 मिनट की। ध्यान में रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन वर्नियर बेवल से और भी पूछा जाता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग संदर्भ सतह, क्या पूछा जाता है? संदर्भ सतह के रूप में या रेफरेंस के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान में रखिए उसका आंसर आपका आ जाएगा स्टॉक। आपने अगर वर्नियर कैलिपर्स देखा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर देखा होगा तो आप इस बात को जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेफरेंस सतह के रूप में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग यूज किया जाता है? स्टॉक किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ड्रिल बिट का मानक हेलिक्स कोण कितना होता है? ऑप्शन है 62.5, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 37, ऑप्शन डी है 25। देखिए हमको यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एंगल? हेलिक्स एंगल। ध्यान में रखिएगा तो जो हेलिक्स एंगल होता है ड्रिल बिट का वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एच, एक होता है आपका एन, एक होता है एस। एच मतलब कि हार्ड मटेरियल के लिए, एन सॉफ्ट मटेरियल के, एन नॉर्मल मटेरियल के लिए, एस सॉफ्ट मटेरियल के लिए। जो एच होता है यह होता है आपका 10 से 15 डिग्री तक। हेलिक्स एंगल की बात कर रहे हैं हम, इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट एंगल की। जो नॉर्मल होता है यह होता है आपका 18 से 30 डिग्री तक, और जो सॉफ्ट होता है यह होता है आपका 35 से 40 डिग्री तक। हमको यहाँ पर कौन सा पूछा गया है? मानक हेलिक्स एंगल सामान्य उद्देश्य नॉर्मल के लिए, तो कितना आ जाएगा? 18 से 30 डिग्री। एक्यूरेट अगर बात की जाए तो यह होता है आपका 27.1.2। अगर हमको यह ऑप्शन में मिलता है तो पहले हमको ऑप्शन में यही लगाना है जो आपको ऑप्शन डी में मिल जाएगा 27.5। और अगर ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता है तो आपको ऐसा ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा 18 से 30 डिग्री तक। तो ये हो गया आपका हेलिक्स एंगल। क्या हो गया आपका? हेलिक्स एंगल हो गया। अब बात करें हम यहाँ पर पॉइंट एंगल की, तो देखिए ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है यहाँ हो गया आपका हार्ड मटेरियल, ये हो गया नॉर्मल मटेरियल, ये हो गया सॉफ्ट मटेरियल। तो ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है वह हार्ड मटेरियल के लिए अधिक रखा जाता है। मतलब नॉर्मल के लिए अगर हमने 118 डिग्री रखा है
तो हार्ड मटेरियल को इससे बढ़ा दीजिए, मान लो 120 डिग्री 125 डिग्री, ये किसके लिए, हार्ड मटेरियल के। सॉफ्ट मटेरियल की कम रखा जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम आदि के लिए हम रखते हैं 90 डिग्री आदि, तो यह क्या हो जाएगा, सॉफ्ट मटेरियल के लिए हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इन दो ऑप्शन से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ड्रिल के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि वी ब्लॉक में शामिल कौन होता है। तो वी ब्लॉक का हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वी ब्लॉक का जो कौन होता है वो कैसे होता है, तो हमने कई बार इसको डिस्कस कर चुका है कि यहाँ पे जो आपका मान लीजिए फ्री हैंड वी ब्लॉक बना रहा हूँ, यहाँ से जो कोण बनता है ये बनता है आपका 45 डिग्री का, इधर से जो कोण बनता है ये बनता है आपका 45 डिग्री का। इंक्लूडेड एंगल की बात की जाए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है इंक्लूडेड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब भी वी ब्लॉक का कोण पूछा जाएगा ध्यान में रखिएगा 60 नहीं होता है, 90 होता है। ये होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन, आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है टॉलरेंस, सभी को पता होगा। द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज के अंतर को ही टॉलरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मानक प्रणाली में प्राप्त मूल सहिष्णुताओं की संख्या क्या है। नेम ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस इन इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में यहाँ पर फंडामेंटल टॉलरेंस की बात की है तो यह होते हैं 18, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएंगे। यहीं पर यहाँ पर आपके फंडामेंटल टॉलरेंस के जगह पे यहाँ पर आपको पूछ लेता कि ग्रेड ऑफ डेविएशन कितने होते, फंडामेंटल डेविएशन कितने होते, तो आपका आंसर आ जाता 25। लेकिन यहाँ पर ग्रेड ऑफ टॉलरेंस या फंडामेंटल टॉलरेंस पूछिए जो आपका 18 होते, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र H के लिए न्यूनतम विचलन क्या है। इन अ होल बेसिक सिस्टम द लोवेस्ट डेविएशन ऑफ अ होल H। तो देखिए होल का लोवेस्ट डेविएशन की बात की है, बड़ा H जो है यह होल के लिए यूज किया जाता है, छोटा H जो है शाफ्ट के लिए यूज किया जाता है। तो छिद्र आधारित प्रणाली में H के लिए न्यूनतम विचलन क्या है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन लिया गया है। छिद्र आधारित प्रणाली मतलब कि होल बेस्ड सिस्टम में अगर हम बात करें H की, तो यह क्या होता है, इसका लोअर डेविएशन 0 होता है। ध्यान में रखिएगा क्या होता है, इसका लोअर डेविएशन 0 होता है। और यहीं पर बात की जाए H की जो कि शाफ्ट आधारित प्रणाली का रहेगा, तो इसका अपर डेविएशन 0 होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप अगर लिमिट फिट टॉलरेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इसका चार्ट देखने को मिल जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेजिंग की प्रक्रिया में उपयुक्त पूरक पदार्थ क्या है। अ फिलर मेटल यूज इन ब्रेजिंग इज। क्या मृदु इस्पात है, या 450 डिग्री से ऊपर गलनांक से युक्त अलोह मिश्र धातु है। सी 450 डिग्री से ऊपर गलनांक से लोह मिश्र धातु है। और डी है स्टेनलेस स्टील है। तो देखिए ब्रेजिंग की प्रक्रिया और सोल्डरिंग की प्रक्रिया दो प्रोसेस होती है, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। ब्रेजिंग का क्या आ जाएगा आपका, नॉन फेरस मेटल। सबसे पहले आपको यही देखने को मिल गया कि नॉन फेरस मेटल यूज किया जाता है ब्रेजिंग में। तो नॉन फेरस अलॉय विथ मेल्टिंग पॉइंट अबव 450 डिग्री, मतलब 450 डिग्री। तो 450 डिग्री से ऊपर का तापमान अगर पूछा जाए ब्रेजिंग के लिए, वही नॉन फेरस मेटल 450 डिग्री से कम का तापमान पे अगर करना है तो यह क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग के लिए। तो ध्यान में रखिएगा दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप चैनल से पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, आगे भी ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर करिएगा, जितने वॉच है कम से कम उतने लाइक तो जरूर कीजिएगा। क्या बोला इसमें, एक लेथ सेंटर मतलब कि एक लेथ का जो केंद्र है कि शंकु बिंदु क्या है, द कोनिकल पॉइंट ऑफ लेथ सेंटर। तो लेथ सेंटर का कोनिकल पॉइंट मतलब एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, शंकुवर्तन के लिए साधारणतः प्रयुक्त लेथ सेंटर क्या है। विच इज द लेथ सेंटर जनरली यूज फॉर टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग के लिए किस सेंटर का यूज किया जाता है। देखिए हमने लेथ मशीन में जब भी टेपर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको पास लेथ मशीन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो यह मान लीजिए आपका टेल स्टॉक है। तो यहाँ पर सेंटर कौन सी प्रोसेस में यूज होता है, सेंटर आपका यूज होता है सिर्फ और सिर्फ टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में। तो टेल स्टॉक ऑफसेट विधि कहाँ की जाती है, यह टेल स्टॉक को ऑफसेट करके की जाती है। वहां पर जो सेंटर का यूज किया जाता है वो सेंटर कौन सा होगा, वो सेंटर होता है आपका बॉल सेंटर। तो यहाँ पर आपको अर्ध सेंटर मतलब कि बॉल सेंटर मतलब कि सी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बॉल सेंटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेथ में बाह्य वी पेच उत्पन्न कराने हेतु प्रयुक्त बहुबिंदु औजार क्या है।
अ मल्टीपल कटिंग टूल यूज ऑफ क्रेस्ट क्रिएट एक्सटर्नल वी थ्रेड, एक्सटर्नल वी थ्रेड को क्रिएट करना है, ऐसा मल्टीपल कटिंग टूल कौन सा है? तो ऑप्शन है यहाँ पे नर्लिंग टूल, चेजर, लेथ डॉग या टेप। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा चेजर। लेकिन एक गहराई की बात यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिएगा कि चेजर के द्वारा थ्रेड काटी नहीं जाती, थ्रेड को सुधारा जाता है, इसके रूट और क्रेस्ट को सुधारा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमको कहाँ जाना पड़ेगा? चेजर की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि चेजर यहाँ पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी है और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेड के लिए भी यूज किया जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? छोटे शंकु कोण का उपयोग कर बड़े शंकुओं का वर्तन करने के लिए प्रयुक्त शंकु वर्तन की विधि क्या है? क्या बोला इसमें? समझिएगा, फॉर टर्निंग लॉन्ग टेपर विथ स्मॉल टेपर एंगल, लंबा टेपर बनाना है, टेपर का कोण कम है, मतलब 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, ये द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग एम्प्लॉय इज। तो टेपर टर्निंग कौन सी विधि द्वारा बनाएंगे? ऑप्शन है ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक, क्या टेल स्टॉक को ऑफसेट करके, फॉर्म टूल प्लंजिंग मेथड, या स्वीबल द कंपाउंड स्लाइड मेथड, कंपाउंड स्लाइड को घुमाकर। डी ऑप्शन है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द लेथ क्रॉस स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि स्मॉल टेपर एंगल बनाना है, सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे स्मॉल टेपर एंगल बनाना है और लंबे टेपर के लिए बनाना है। तो वो विधि कौन सी हो जाएगी हमारी? टेल स्टॉक ऑफसेट विधि। ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? द पर्पस ऑफ रिलाइफ ग्रू इज टू, उच्चावच ग्रीव का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर अपेक्षित फिट प्राप्त करने के लिए, मेंटेन द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ फिट। बी ऑप्शन है यहाँ पे बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेस विदाउट एनी ऑप्टिक। सी ऑप्शन है यहाँ पर मेक अ लुब्रिकेशन, स्नेहन के बनाने के लिए। डी ऑप्शन है आपका क्रीडन के घटकों का संयोजन करने के लिए, एडजस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ प्ले, कंपोनेंट में प्ले का एडजस्टमेंट करने के लिए। देखिए उच्चावच ग्रीव क्या होते हैं? जब आप थ्रेडिंग आदि प्रक्रिया की होगी आपने आईटीआई में या और भी कहीं अप्रेंटिस आदि में प्रैक्टिकल किया होगा, तो वहाँ पर जब हम थ्रेड काटते हैं तो थ्रेड काटते समय क्या करते हैं? यहाँ पर एक रिलीफ ग्रू प्रदान करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्पस भी पूछा गया है रिलीफ ग्रू का। तो रिलीफ ग्रू क्यों दिया जाता है? मान लीजिए थ्रेड कटी हुई है आपने, तो यह रिलीफ ग्रू क्यों दिया जाता है? तो यहाँ पर क्या बोला आपको कि बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब इस पे जब आपका नट और बोल्ट कसा जाएगा तो वह यहाँ तक आपका आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर रिलीफ ग्रू या उच्चावच ग्रू का निर्माण करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि सीट की मोटाई के शीघ्र मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है? अ इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ क्विक चेकिंग अ थिन सीट। तो देखिए स्टील सीट, तो स्टील सीट के लिए जो मेजरमेंट करना है, स्टील सीट की मोटाई को नापना है, तो क्या नापेंगे? काय से नापेंगे भाई? फीलर गेज से या फ्लेट गेज से या ड्रिल गेज से या मानक तार स्टैंडर्ड वायर गेज से। तो देखिए जब भी इसको मेज़र किया जाएगा वह किया जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज से। स्टैंडर्ड वायर गेज के 2 यूज़ होते हैं, एक तो ये तार की मोटाई को माप सकता है, दूसरा यह सीट की थिकनेस सीट होती है इसकी मोटाई का माप, थिकनेस का माप ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, करके ढलवा लोहे को टर्न किया जाता है। क्या करके ढलवा लोहे को टर्न किया जाता है पूछा? इसमें कास्ट आयरन नॉर्मली यूज शीतलक के रूप में विलेय तेल का प्रयोग करके, अप्लाइंग सोलुबल ऑयल इन कूलेंट, का सोलुबल ऑयल या कूलेंट का यूज किया जाता है, बिना किसी शीतलक का प्रयोग करके। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी कास्ट आयरन की ड्रिलिंग, टेपिंग, बोरिंग आदि प्रोसेस की जाती है इसमें कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ड्रिल बिट का बिंदु कोण कितना होता है? तो हमने ऊपर डिस्कस किया था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सामान्य उद्देश्य के लिए ड्रिल बिट का बिंदु कोण। यहाँ पर क्या पूछा ध्यान में रखिएगा, पॉइंट एंगल की बात की है, तो पॉइंट एंगल कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए मैं आपका वेट करूंगा कौन कौन इसका आंसर राइट देता है, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है लोहे के निर्माण हेतु कौन से अयस्क का उपयोग नहीं किया जाता? नेम ऑफ और क्या बोला? नेम ऑफ और विच नॉट यूज्ड मेकिंग आयरन, आयरन मेकिंग में किसका यूज नहीं किया जाता? कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? ऑप्शन दिया है बॉक्साइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट यहाँ अयस्क हैं आपके आयरन के, तो ये तीनों आंसर आपके हो नहीं सकते। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और हमको यही पूछा है कि इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो बॉक्साइट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइट जो होता है बिकॉज ये होता है आपका अयस्क एल्यूमिनियम का, किसका होता है? एल्यूमिनियम का और होता है।
एक क्वेश्चन है आपका कि एक बढ़ई के वाइज में प्रयुक्त पेच कौन सी होती है, तो यह कौन सी होती है, यहाँ पर ऑप्शन दी स्क्वायर थ्रेड, शॉ टूथ थ्रेड, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड या वी थ्रेड। देखो बढ़ई का वाइज मतलब यहाँ पर कारपेंटर वाइज की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी थ्रेड होती है शॉ टूथ थ्रेड। कौन सी होती है, शॉ टूथ थ्रेड। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है उत्केंद्री वर्तन के लिए असम प्राकृतिक में रखा जा सकता है। इन रेगुलर शेप ऑफ अनसेंट्रिक टर्निंग कैन बी हेल्ड इन। इन रेगुलर शेप में आपको असेंट्रिक टर्निंग करना है। असेंट्रिक टर्निंग क्या होती है आप सभी जानते होंगे, इसमें जो सेंटर होते हैं सॉफ्ट के वो अलग अलग होते हैं। इसके द्वारा कैसे जॉब निर्माण किए जाते हैं, तो इसके द्वारा कुछ इस टाइप के जॉब निर्माण किए जाते हैं जिनका सेंटर सभी का अलग अलग होता है। तो यही पूछा गया कि जब असेंट्रिक ऑपरेशन करना है तो किसका यूज करेंगे, क्या फोरजा चक्का, थ्रीजा चक्का, डेड सेंटर का या स्टडी रेस्ट का। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फोरजा चक्का। किसका यूज करेंगे, फोरजा चक्का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है एक धातु की प्रघात एवं प्रतिघात सहने की क्षमता को क्या कहते हैं। यहाँ पर बोला है यहाँ पर क्या बोला है, एबिलिटी ऑफ मेटल विस्टैंड शॉक लोड एंड इम्पैक्ट। मतलब शॉक और इम्पैक्ट को सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, क्या ब्रिटलनेस से करेगा, नहीं करेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बारीक कणों के रूप में टूट जाएगा। चर्मलता, टफनेस, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्डनेस की बात करें तो हमने यह इसको पहले भी डिस्कस किया था, क्या करता है दूसरी धातुओं पर खरोच डाल सकता है। डक्टिलिटी क्या करता है, तो इसके द्वारा हम तारों को खींच सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि छिद्र का आकार यहाँ पर दिया है 20, प्लस में टॉलरेंस दिया है 0.00, प्लस में दिया आपको 0.021 और यहाँ पर शाफ्ट का टॉलरेंस दिया है आपको 20, 0.007 और माइनस में ही दिया है 0.027 तो है। तो अधिकतम अंतरायी निष्कासन क्या है, क्या पूछा गया है इसमें, मैक्सिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस का आपका फॉर्मूला होता है छिद्र जो होता है होल का मैक्सिमम साइज। तो यहाँ पर आप देखिए होल का मैक्सिमम साइज क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 20। पॉइंट में आपका मैक्सिमम साइज कौन सा होगा, यहाँ तो 0 है तो ये आपका मैक्सिमम साइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पर पॉइंट में क्या आ जाएगा 021। और इसी के साथ में शाफ्ट का मैक्सिमम साइज, मतलब होल का मैक्सिमम साइज होगा तो शाफ्ट का कौन सा लेंगे, मिनिमम साइज, क्योंकि अधिकतम क्लियरेंस पूछा गया इसमें मैक्सिमम क्लियरेंस। तो यहाँ पर शाफ्ट का जो साइज है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, शाफ्ट का अधिकतम साइज हो जाएगा आपका यह वाला, कौन सा हो जाएगा 20.020। तो यहाँ पर जब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो आप इसको माइनस करेंगे कितना निकल के आएगा, ये आएगा आपका 40, मतलब कि 41 माइक्रोन या 0.041। ऑप्शन नंबर सी आपका जो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, क्लियरेंस की, तो मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा, जब मैक्सिमम क्लियरेंस का मतलब हो गया अधिकतम गैप। अधिकतम गैप मतलब क्या हो गया कि छिद्र का आकार बड़े से बड़ा और शाफ्ट का आकार छोटे से छोटा, ये आपका मैक्सिमम क्लियरेंस हो गया। मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा कि छिद्र का कम मिनिमम वाला साइज और जो शाफ्ट होती है इसका मैक्सिमम वाला साइज, ये आपका क्या क्लियरेंस फीट में। सेम इसका अपोजिट हो जाता है आपका इंटरफेरेंस फीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा है कि वर्तन के दौरान कॉनकेव फेस के कारण होता है। अकॉनकेव फेस इन टर्निंग आप, मतलब कि औजार, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए फेसिंग ऑपरेशन कर रही है, क्वेश्चन जो है फेसिंग ऑपरेशन का ही है। तो यहाँ पर जो है दो चीजें होती हैं, तीन प्रकार के दोष आते हैं। एक होता है आपका कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कौन सा होता है, एक होता है आपका कॉनकेव सतह बनना, एक होता है आपका कॉन्वेक्स बनना और एक होता है आपका पॉइंट बनना। क्या होता है, पॉइंट बनना। तो ये तीनों दोष आते हैं, यहाँ पर पिप या पॉइंट बोल सकते हो आप इसे। यह किस कारण से आते हैं, तो देखिए कॉनकेव कब सतह बनेगी, जब टूल धीरे, मतलब यहाँ पर मान लीजिए टूल है, टूल धीरे धीरे ब्लंट हो गया तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर की ओर काटेगा, कॉनकेव सतह बन जाएगी। अगर हमने क्या किया, औजार को उचित ढंग से क्लैंप आदि नहीं किया तो क्या कॉन्वेक्स बन सकती है। पिन या पिप कब बनती है, जब औजार सेंटर राइट में ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि 28 + -0.5 के रूप में अभिहित छिद्र के लिए सहिष्णुता क्या होंगी। फॉर अ होल डेजिग्नेशन एज अ 28.0.25 टॉलरेंस। तो देखिए 0.25 का टॉलरेंस हमको देखना है, या प्लस और माइनस में दिखा है तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइक्रोन, मतलब कि 1.0 या 1 माइक्रोन, तो 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा है कि 30H7G6 के रूप में अभिनीत एक फिट है। तो यहाँ पर देखिए यह जो फिट है क्लियरेंस फिट है। मैं पहले आपको बता दूं, जहाँ पर H7G6 मिलेगा
समझ जाइएगा कि यह कौन सी फीट है, आपकी क्लियरेंस फीट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको बोनस क्वेश्चन मैंने बता दिया, हमने 50 क्वेश्चन की बात की थी, 51 क्वेश्चन आपके हो गए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हुए हैं, और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए और साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।